जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जीएस की सीरीज चल रही है और 2 क्लास में स्टैटिक जीएस की करा चुका हूं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह शास्त्रीय नृत्यों पर क्लास होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आजकल नृत्यों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो इसी को देखते हुए मैं शास्त्रीय नृत्यों की वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ और यह वीडियो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको कराऊंगा। सबसे पहले हम नृत्यों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम नृत्य के बारे में जान लेते हैं। भरत मुनि का नाम आपने सुना होगा। भरत मुनि का आपने नाम सुना होगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नाट्य शास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब देवी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी से बोला था कि हमारे लिए कुछ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराइए, तो ब्रह्मा जी ने उस टाइम हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के कुछ कुछ पहलुओं को मिलाकर एक 5वें वेद की रचना की थी, जिसको हम कहते हैं नाट्य वेद। इसको हम कहते हैं नाट्य वेद। नाट्य को हम थिएटर भी कहते हैं, जो 3 विधाओं से मिलकर बना हुआ है। 3 विधाएं कौन कौन सी है? नृत्य, गायन और नाटक। औपचारिक रूप से हम कह सकते हैं कि नाट्य शास्त्र में ही नृत्यों का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें सबसे पहले भारतीय नृत्य की, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है हमारी क्लासिकल डांस, दूसरी श्रेणी है हमारी फोक डांस। क्लासिकल मतलब हमारा होता है शास्त्रीय नृत्य और फोक डांस मतलब हमारा होता है लोक नृत्य। आज जो हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्यों के ऊपर बात करने वाले हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। अगर हम संगीत नाटक अकादमी की बात करें, इसकी स्थापना मैं आपसे सभी से कमेंट बॉक्स में आपको सभी को बताना है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, 1952 या 1953। अगर हम संगीत नाटक अकादमी के हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। इसी से रिलेटेड एक और है हमारी ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। अब हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की, जो हमारी संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने होते हैं? 8। अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें कितने होते हैं हमारे? 2 प्रकार के। एक तो होता है हमारा लास्य और दूसरा होता है हमारा तांडव। लास्य महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है और तांडव पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हम अब चलते हैं अपने जो हमारे प्रमुख जो मेनली हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूं, तमिलनाडु या मद्रास के मंदिरों से हुई है। ठीक है। अगर मैं इसकी भरतनाट्यम की बात करूं तो भरत मुनि के नाम पर ही इसका भरतनाट्यम नाम पड़ा है। 4th पॉइंट आप देख लीजिए। इसका प्राचीन नाम की बात करें तो भरतनाट्यम का जो प्राचीन नाम है सादिर या दसियट्टम हम इसे कहते हैं। हम भरतनाट्यम को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? भरतनाट्यम में आप ये साउंड देखिए। भरतनाट्यम में नाट्यम और तमिलनाडु में नाडु। नाडु और नाट्यम ये दोनों की साउंड सेम है, तो मैंने इसी साउंड को मानते हुए ट्रिक बनाई है। नाट्यम नाडु, नाट्यम नाडु 2-3 बार आप इसे बोलिए तो आप भूलोगे नहीं। तो भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। आइए चलते हैं आगे। हम बात करते हैं कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति जो हुई है आंध्र प्रदेश के कुस्सेलवा नामक ग्राम से हुई है और इसका प्राचीन नाम भी कुस्सेलवा है। मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ इमेज दिखा देता हूँ। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चा है वह इन इमेज को जानता होगा। इनको कहते हैं पूड़ी। पूड़ी क्या होती है? हमारी जब फसल पक जाती है, फसल पकने के बाद हम उसे काटते हैं और काटने के बाद हम उसे जब बांधते हैं या इकट्ठा करके जब उसे बांधते हैं, तो बांधी गई छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? पूड़ी, देसी लैंग्वेज में। अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुच्ची का मतलब हो गया पूछ और पूड़ी का मतलब हो गया मैंने जो अभी आपको इमेज दिखाई, पूड़ी। ठीक है। कुच्ची का मतलब हो गया हमारा पूछ और पूड़ी का मतलब मैंने अभी आपको बताई थी, पूड़ी। ठीक है। और एक वर्ड है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, आंध्र। इसका मतलब होता है हमारा आंधी। ट्रिक ये है कि मान लीजिए मौसम खराब हो गया और आंधी आ गई। आंधी के दौरान क्या होता है, वह जो हमारी पूड़ी होती है फसल की, वह बहुत हल्की होती है वेट में। आंधी आने पर वह क्या होता है, वह एक खेत से दूसरे खेत में उड़ जाती है या कूच कर जाती है। तो बस यही ट्रिक है कि आंधी आने पर पूड़ियों का कूच कर जाना। कुच्ची पूड़ी मतलब कूच किसका? पूड़ियों का। ठीक है। और कब? जब आंधी आई। पहली ट्रिक होगी। दूसरी ट्रिक मैं आपको एक और बता देता हूँ, वह किससे रिलेटेड है। आपको कुस्सेलवा भी कैसे याद रखना है।
आप पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज देखिए, आपको किसान दिखाई दे रहा होगा संघर्ष करता हुआ। ये संघर्ष क्यों कर रहा है इस इमेज में? आंधी के दौरान इसकी खेत की पूरी उड़ गई थी। उड़ने के बाद एक शब्द होता है, आपने देसी लहजे में सुना हो, कसाला। कसाले को हम बोलते हैं मेहनत करना। तो यह किसान बेचारा कसाला कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उन पूड़ियों को दोबारा एकत्रित कर रहा है, दूसरे खेत से अपने खेत में उठा उठा के ला रहा है। तो कसाले से आप याद रखिएगा कुसेलवा। ठीक है, आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और बता देता हूँ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आंधी के दौरान पूड़ियों का दूसरे खेत में कूच कर जाना। जब दूसरे खेत में पूड़ी कूच कर गई तो किसान मेहनत करता है, यानी कसाला करता है। कसाले का मतलब हो गया कुसेलवा। तो कुसेलवा हमारा क्या है? ये कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसका प्राचीन नाम है। अब हम बात करते हैं कथकली की। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है विशेषतः अगर मैं बात करूं, ये पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसके अगर मैं दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दूसरा जो पॉइंट है, यह नृत्य विभिन्न प्रकार के मेकअप करके परफॉर्म किया जाता है पुरुषों के द्वारा। दो पॉइंट हो गए। मैं तीसरे पॉइंट की इसमें बात कर लेता हूँ। इसमें नाम लिखा है एक तो रामनट्टम और कृष्णाट्टम। रामनट्टम और कृष्णाट्टम क्या है? ऐसा माना जाता है कि सामंतों के संरक्षण के लिए केरल के मंदिरों में रामायण और महाभारत की कथाएं होती थी। यह दोनों कथाएं डांस के माध्यम से परफॉर्म की जाती थी। रामायण की कथा जो है रामनट्टम नामक डांस से परफॉर्म की जाती थी, और महाभारत की जो कथा है या कहानी है वो कृष्णाट्टम नामक नृत्य से या डांस से परफॉर्म की जाती थी। आगे जाकर यही दो लोक कलाएं हमारी क्या कहलाई? कथकली कहलाई। अगर हम कथकली की बात करें, कथकली में एक वर्ड आ रहा है केरल, और कथकली में जो एक वर्ड आ रहा है कली। अगर मैं बात करूं कथकली की, या केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली में एक वर्ड आ रहा है पीछे कली, और कली की अगर मैं साउंड की बात करूं, ये केरल से मैच कर रही है। जैसे तमिलनाडु में नाडु नाट्यम, कली और केरल। तो ट्रिक हमारी यही हो गई। मैंने फिलहाल जो ट्रिक का बेस बनाया हुआ है वह इनकी साउंड से ही रिलेटेड ट्रिक मैंने बना रखी है। कुचिपुड़ी की आपको याद होगी। हम बात करते हैं मोहिनीअट्टम की। मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी का अर्थ होता है एक सुंदर स्त्री। यह भगवान विष्णु के स्त्री रूप से संबंधित है। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब भगवान शिव ने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया था कि तुम किसी के भी ऊपर हाथ रखोगे तो भस्म हो जाएगा, लेकिन भस्मासुर उल्टा भगवान शिव को भस्म करने चला था। तो उनकी जान बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। और जब 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 भस्मासुर भगवान विष्णु, यानी जब सुंदर स्त्री का उन्होंने रूप धारण किया हुआ था, जब भस्मासुर उनके सामने आया तो भस्मासुर उस स्त्री को देखकर आकर्षित हो गया। और आकर्षित होने के बाद तो भगवान विष्णु ने उस भस्मासुर के सामने इस नृत्य को परफॉर्म किया। तो भस्मासुर भी उसकी तरफ ज़्यादा ही आकर्षित हो गया और उसको देखकर इस नृत्य को करने लगा। यानी जैसे जैसे भगवान विष्णु स्त्री का रूप धारण करके वह डांस परफॉर्म कर रहे थे, ऐसे ही भस्मासुर उसी की तरह वह डांस परफॉर्म कर रहा था। लास्ट में क्या होता है कि भगवान विष्णु अपने सर पर हाथ रख देते हैं। उस हाथ को देखकर भी भस्मासुर अपने सर पर हाथ रख लेता है और वह वहीं भस्म हो जाता है, जिससे भगवान शिव की जान बच जाती है। इसके पीछे की कहानी यह है। अगर मैं इसकी बात करूँ, यह विशेषतः महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यह केरल का एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मैं बात करता हूँ उड़ीसी की। उड़ीसी और मणिपुरी दो ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं कि जो इनके राज्य से नाम से ही रिलेटेड है। जैसे उड़ीसी हो गया हमारा उड़ीसा का, और मणिपुरी हो गया हमारा मणिपुर का। हम पहले बात कर लेते हैं उड़ीसी की। उड़ीसी का जो हम बात करें प्राचीन नाम है, इसे औंद्रा नृत्य भी कहते हैं। औंद्रा नृत्य भी कहते हैं, और कलिंग राजा खारवेल ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। कलिंग राजा खारवेल चेदी वंश से संबंधित है, और इन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। हम अगर इसकी बात करें तो 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान इस इस नृत्य को बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला, और यह नृत्य उस दौरान काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। कब? जब 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। जैसे शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं, तांडव और लास्य, ऐसे ही इसके भी दो भाग हैं। कौन से? जागोई और चोलोम। इस नृत्य के दो भाग हैं मणिपुर की। अब मैं बात करता हूँ कथक की। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और इसे उत्तर भारत का फेमस शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है। ठीक है, मुगल काल के दौरान इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया, और इसको इसको
दरबारी नृत्य भी माना गया। मुगल काल के दौरान यह नृत्य दरबार में होता था। मुगल काल के बाद यह जो नृत्य है अवध के नवाबों के द्वारा इस नृत्य को संरक्षण दिया गया। अगर मैं इसके स्कूल्स की और इसके घराने की बात करूं तो इसके 4 फेमस घराने हैं, लखनऊ, बनारस, जयपुर और रायगढ़। उत्तर भारत का फेमस नृत्य है, ठीक है, दरबारी नृत्य भी कहते हैं। मुगलों के काल में दरबारी नृत्य बन गया था। फिर अवधों के नवाब जो थे, अवध यानी लखनऊ के जो नवाब थे, उन्होंने इस नृत्य को जो है संरक्षण प्रदान किया और इसके 4 फेमस घराने हैं, ये आपके सामने हैं। इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। कथक उत्तर प्रदेश। कथक का मतलब यह है कि कथक में एक वर्ड आ रहा है थकना और उत्तर प्रदेश में वर्ड आ रहा है उत्तर। आपसे कोई भी जब ज़्यादा प्रश्न करता है तो आप उत्तर देते देते बिल्कुल थक जाते हैं। तो बस वही है कि उत्तर देते देते थक जाना। जाहिर सी बात है, हमसे कोई भी ज़्यादा प्रश्न करेगा या तो हम वहाँ से भाग जाएंगे, बोर हो जाएंगे, उत्तर देते देते थक जाएंगे। बस यही इसकी ट्रिक है। तो हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य जो असम का शास्त्रीय नृत्य है, यह सबसे बाद का या नया शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, यह नृत्य भक्ति आंदोलन के दौरान काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था और वैष्णव संत थे हमारे शंकरदेव, जिन्होंने इस नृत्य का प्रचार प्रसार किया था, जिसके कारण इनको इस नृत्य का फाउंडर भी माना जाता है, शंकरदेव को। क्षत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। क्षत्रिय में से एक वर्ड निकाल लीजिए आप, सीता। ऐसा माना जाता है रामायण के अनुसार, जब माता सीता का रावण ने हरण किया था, तो रावण माता सीता को किसके रास्ते लेके गया था? लंका। तो रावण माता सीता को आसमान के रास्ते लंका लेके गया था, ठीक है। तो लंका लेके गया था आसमान के रास्ते, आसमान से हो गया हमारा असम और क्षत्रिय से हो गया हमारा सीता। सीता माता जी को आसमान के रास्ते रावण लेके गया था, कहाँ? लंका। तो इतनी ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि पहली वीडियो की तरह यह वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।